नमस्कार दोस्तों। रमेश जी की रिटायरमेंट को एक महीना ही रह गया था। उनकी पत्नी सुमन बहुत ही सुलझी और संसारिक महिला थी। अन्य महिलाओं की तरह कभी भी उन्हें अपने बेटों बहुओं में बहुत मोह नहीं दिखाया था। रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने तीनों बेटों की पढ़ाई करके उनकी शादी करवा दी थी। अब वैस रमेश जी भी सीना फुलाकर चलते थे और कहते थे कि देखो, मैंने नौकरी में अपनी सारी जिम्मेवारी ख़त्म कर दी है। अब मैं रिटायर होकर पैर हाथ धोकर अपने बहू बेटों का सुख भोगूंगा। बस तुम अपना पूजा पाठ संभालना बस। सुम रमेश जी की ये बात सुनकर उनकी पत्नी सुमन जी जरा भी अच्छा नहीं लगता था। वह बार बार कहती थी कि देखो, ये बार बार रिटायरमेंटरी वाला अलाप मत अलापा करो, क्योंकि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं हमें अपना काम करना है। हमें किसी का सहारा नहीं देखना। जिंदगी भर जैसे हमने दौड़ धूप करते रहे, अब भी जी खोलकर अपने मन में ही करेंगे। हम बस बच्चों से मिलने जाएंगे और वो आएंगे हमारे घर, हमेशा के लिए कहीं नहीं जाने वाले हम। पत्नी की इन बातों से रमेश जी चिढ़ जाते थे। वे कहते थे कि कैसी माँ हो तुम, कैसी कठोर हो, जिन्हें अपने बच्चों में जरा भी मोह नहीं है। भला ऐसे भी होता है क्या? सुमन जी उन्हें बड़े प्यार से समझाती कि आजकल के बच्चे बड़ों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उनकी अपनी ज़िंदगी में किसी की दखल अंदाजी उन्हें नहीं पसंद होती है। बच्चे आजकल के अकेला रहना पसंद करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। साथ में दूर रहकर तो अच्छा है कि दूर रहकर ही साथ रहें। इस पर रमेश जी चुप हो जाते और चुपचाप खिसियाते हुए सोचते, कहाँ तो सोचा था कि ये मेरा जीना हराम कर देगी रिटायरमेंट के बाद, लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और कहाँ यह मन बनाकर बैठी है ना जाने के लिए। तीनों बेटे अच्छा कमाते थे, बहुएं भी पढ़ी लिखी संस्कारी थी और नौकरी वाली थी। माता पिता का बहुत आदर सत्कार करती थी। रमेश जी को यही बात कर रही थी कि उनके पास जाने में इसे क्या दिक्कत है। आखिर देखते देखते रिटायरमेंट का दिन भी आ गया। बच्चे सब आ गए थे। उन्होंने बहुत ही पार्टी का इंतजाम किया। रिश्तेदार, पास पड़ोस सभी को लिए पार्टी रखी थी। हार पहनाकर माता पिता का आदर सत्कार किया, जिससे पति पत्नी देखकर बहुत खुश थे। रात में तीनों बेटों और बहुओं ने आदर के साथ माता पिता के सामने प्रस्ताव रखा कि 4 महीने आप एक एक बेटे के पास रहा करेंगे। इससे आप किसी पर बोझ भी नहीं रहेंगे और बच्चों को भी दादा दादी का साथ मिल जाएगा। इस बात से तो रमेश जी को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। बिना कुछ देर किए बोले, मुझे मंजूर है यह प्रस्ताव। अच्छी खासी पेंशन है मेरी, हम जिसके पास भी रहे करेंगे उसे उसका खर्च दे दिया करेंगे, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। क्यों सुमन? सुमन जी इस प्रस्ताव को पहले ही मानने से इनकार कर रही थी। अपनी आवाज़ जरा दुखी करके बोली, देखो बेटा, मेरा क्या है, ना मेरा कोई शौक है, ना ही मुझे कोई मित्र मंडली है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी और कपड़ों के अलावा मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर ये तुम्हारे पापा, ये हिटलर हैं, कभी खाने में समझौता नहीं करते। 6 बजे की चाय में अगर देर हो जाती है तो ये महाभारत खड़ा कर देते हैं। बहुएं नौकरी वाली हैं, उन्हें ये सब कैसे पसंद होएगा। रोज़ रोज़ नए पकवान बना के तुम्हारी माँ ही दे सकती है, इन बहुओं के पास टाइम नहीं है। ये भी तो काम से थक हार कर अपने आराम करना चाहेंगे। इनको तो दोपहर में औरतों का सोना भी पसंद नहीं है। इस पर रमेश जी बुखला गए। उनके तो मानो कानों में शीशा ही किसी ने घोल के डाल दिया। इतनी बुराइयां मुझ में, इतना जहर भर रखा है सालों से तुमने बहू बेटों के बीच में। मुझे गुनाहगार बना दिया। 40 साल रहकर भी मैं इस औरत का चरित्र नहीं समझ पाया। हद है, धिक्कार है मुझ पर। सारी जिंदगी से ज़्यादा जिसे मैंने जीवन संगनी सा प्रेम किया, उसने भरे बाजार में मेरे धज्जियाँ उड़ा दी। उसने रमेश जी को यह मैं नहीं देखा था। अरे तुमने तो मेरे रिटायर होते ही अपना असली रूप दिखा दिया। यह कहकर रमेश जी चुपचाप कमरे में मुंह फुलाकर चले गए और पीछे पीछे सुमन जी भी उनके संग चली गई। सुमन जी ने चुटकी मारते हुए कहा कि आज आप सौंफ और मिश्री नहीं लेंगी। रमेश जी ने दूसरी तरफ मुंह करके कहा, नहीं, आज मुझे जहर ही दे दो। तुमने बहुत बेइज्जती करवाई है। तुमने मेरी खुद सती सावित्री बन गई और मुझे हिटलर बना दिया। मैंने कब परेशान किया है, कब तुम्हें सोने के लिए नहीं दिया, कब तुम्हें पकवान बनाने के लिए कहा। इस पर सुमन जी हंसते हुए बोली, लड़ ही रहे हो तो मेरी तरफ मुंह करके लड़ो, तुम्हारा मैं चेहरा तो देख लूं। क्या पागल समझा मुझे? इतना पैर है तुम्हारे मन में? आपका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था। रिटायर जब तक नहीं हुआ था तब तक तो तुम बहुत अच्छी पत्नी बनी हुई थी। दोनों की आवाज़ें बच्चों के कमरों से बाहर निकल रही थी और इसे देखकर सुमन जी मुस्कुरा रही थी। जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही होता। सुबह रसोई में बड़ी बहू चाय बनाते हुए पूछने लगी, मम्मी जी, पापा जी कल रात इतना गुस्सा क्यों थे? पहले तो हमने कभी नहीं देखा था आप दोनों को इस तरह से लड़ते हुए।
फिर मंझली बहू भी पास में आ गई। ठीक ही कहा था मम्मी जी आपने, औरतों का पति का कोई रूप नहीं होता, इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। सुमन जी आश्चर्य से उन्हें नजरें मिलाते हुए छोटी बहू की तरफ देख रही थी। सुमन को यह बड़ा अजीब लगा। वह तो समझ रही थी कि तीनों बहुएं बड़ी समझदार हैं। दोपहर के खाने में फिर से माता पिता को साथ चलने की समझाइश देने लगे। बेटे बहुएं खामोश थी। शायद रात के पापा के गुस्से से वे डर गई थी। रमेश जी उखड़े हुए थे सुमन के व्यवहार से। बच्चों के साथ अभी मेरे बहुत सारे काम हैं, मुझे पोस्ट ऑफिस बीमे के चक्कर लगाने हैं, पता नहीं हमें कितने महीने लग जाएंगे। तुम लोग अभी जाओ, जब फुर्सत होगी तो हम आ जाएंगे। इस पर सुमन की और नफरत भरी आंखों से देख रहे थे, लेकिन सुमन ने आंखें बंद करके भगवान का धन्यवाद किया और अपनी बहू से आंखें मिलाई। उनकी बहू उन्हें देखकर समझ गई थी और निहार रही थी। सुमन को उस पर थोड़ा संदेह हुआ। अब तो सब पूरा विश्वास हो गया था उसकी बहू, उसको बेवकूफ़ इतनी जल्दी नहीं बनाया जा सकता। जल्दी से सुमन जी ने अपनी आंखें फेर ली। वह शाम को चाय के साथ पकौड़ों की फरमाइश की थी बच्चों ने। रमेश जी ने सुमन जी ने कहा कि रमेश जी बाहर से आते हुए टमाटर लेके आना, तो बड़ी बहू बोली रहने दीजिए मम्मी जी, अचार के साथ खा लेंगे पकौड़े, बहुत महंगे हैं टमाटर। तब तक रमेश जी बाजार जा चुके थे। सुमन जी ने कहा अरे भाई जितने मर्जी महंगे हों, लेकिन तुम्हारे पापा तो लेकर ही आएंगे, वो खाने में कोई समझौता नहीं करते, चाहे 500 रुपये किलो क्यों ना, चटनी तो रोज़ खाएंगे ही। बड़ी बहू आंखें फैलाकर बोली बाप रे मम्मी जी, इतने महंगे टमाटर की चटनी, और वो भी दोनों टाइम। हाँ बेटा, अब तो रिटायर हो चुके हैं तो इनके पास फुर्सत ही फुर्सत है खाने पीने के लिए। खाने का मन आ जाए तो एक भी चीज़ और एक भी दाम क्या, बाजार में जो भी है खुद ही लेकर आएंगे। इतने में रमेश जी पकौड़े ले चटनी टमाटर लेकर आ गए थे। शाम को पकौड़े और चटनी खाए रमेश जी को अभी भी ये इस टमाटर की उनकी छवि को ख़राब कर दिया था। तीनों बेटे एक एक करके बोले मम्मी पापा हम लोग यहाँ अब ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी छुट्टियाँ नहीं हैं, हम कल ही चले जाएंगे। आप लोग हमें अपनी मर्ज़ी बता देना तो हम अपना टिकट भेज देंगे। ये सुनकर रमेश जी को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने तो कितनी आस लगाई हुई थी कि हम बच्चों के साथ रहेंगे, इस औरत ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। भोले बोले भविष्य में कभी ले चलने के साथ मैं उनके यहाँ छोड़कर नहीं चला गया तो देखना। खाने के बाद रसोई में बर्तन साफ करती हुई बड़ी बहू ने सुमन जी के पीछे आकर कहा थैंक यू मम्मी जी, आपने थैंक यू बोल दिया ना मुझे। किसे थैंक यू बोलना था बेटा? रमा सुमन जी पूछने लगी। अरे टमाटरों को, बड़ी बहू ने कहा। सुमन जी ने कहा बोली आप अपने स्वभाव के उल्ट व्यवहार कर रही हैं इस बार मम्मी जी। मुझे आए बहुत कम समय हुआ है, पर आपके निश्चल प्रेम को समझ की वृद्धि है मुझ में। पापा के साथ आपकी झूठी लड़ाई खूब समझती हूँ मैं। आप कभी शिकायत ना करने वालों से हैं। अब अपने पति की बुराई हम लोगों के सामने आप नहीं आना देना चाहती थी ना, अपने बहू बेटे के घर रहने के लिए, बड़ी बहू ने कहा। तो सुमन जी समझ गई। उन्हें खुद की औलाद भी जिस मन को ना समझ पाई थी, कल की आई इस लड़की ने सारे कुछ समझ लिया था और पढ़ लिया था। गले से लगाकर अपनी बहू का माथा चूमते हुए सुमन जी ने कहा ठीक है तुमने बेटा, मैं यही जाना चाहती थी, हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। इतने साल एक एक रिश्ते को मैंने प्रेम के धागों में पिरोकर बनाया है, बच्चों को जितना हो सकता है सब कुछ दिया। तुम्हारे पापा जी आंधी तूफान दिन रात देखे बिना नौकरी करते रहे, और मेरे पापा की इज्जत है तक संभाली है, अब तक आगे भी संभालूंगी। पर मैं जानती हूँ बेटा, समय बदला है, समय के साथ रिश्तों की परिभाषा भी बदली है। हमने सर पर जिंदगी भर जो जिम्मेदारियों का बोझ था, हमने अपना सारा यौवन छीन दिया है। कभी साथ बैठकर दो बातें नहीं कर पाए, हम कहीं दूर घूमने नहीं जा सके, सास ससुर को अकेला छोड़कर सटे हुए कमरे के डर के चूड़ी उतार कर सोई कि ससुर ना सुन ले। अपने बच्चों को दूध में पानी मिलाकर पढ़ाया है, नंदों की शादी के कर्ज के बोझ में मैं नहीं चाहती थी कि सब तुम लोगों को सहना पड़े। हमारा शरीर तो चल रहा है अभी, तब तक तुम लोगों की किसी बात पर तुम्हारे पापा को ठेस पहुँचे, तब तक हमारी लाचारी बन जाए, कब तक देर तक सोने की वजह से तुम लोगों का पारा ना चढ़ जाए, कब हमारी पुरानी सोच तुम्हारी गृहस्थी में दीमक बन जाए। इसी बात से डर से मैं आपके पास नहीं जाकर रहना चाहती, क्योंकि तुम लोगों के पास जाकर हम तुमसे ज़्यादा अपेक्षा करने लगेंगे तो तुम्हारी तुम्हारी करवाहट को हम नहीं झेल पाएंगे। हर जगह अब और सास के बीच झगड़ों की कहानियों में मैं अपना और तुम लोगों का नाम भी शामिल नहीं करवाना चाहती। जब नहीं चलेगा जी तुम्हारे पास ही आऊँगी पापा जी के साथ, तब खूब खातिरदारी कर लेना, दूर रहकर आपसे प्रेम बना रहे, ना कि पास रहकर मजबूरी में हम एक दूसरे को झेले। टमाटर के बड़े भाव ने बेटे बहुओं को अपने पिता के महंगे शौक से डरा दिया था।
सुमन निशाल बहू के सामने टमाटरों की तरफ देखा और हंसकर बोली, थैंक यू टमाटर, अब हमें कोई भी बेटा बहू अपने साथ ले जाने की जिद नहीं करेगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि हम और अच्छी ही कहानियाँ आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।